हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1 अपने सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट दिखा देता हूं आप लोगों को। सिलेबस ऑफ द यूनिट नंबर 3 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये यूनिट नंबर 1 स्ट्रेसेस इन द बीम, नंबर 2 डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एंड नंबर 3 टॉर्शन। थोड़ी सी लेंथी यूनिट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर मैं बात करूं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी बेसिक यूनिट है। इसके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए और इसके न्यूमेरिकल आपको लगाने आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आज तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेसेस इन द बीम। अच्छा, बीम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। बीम वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवरहैंगिंग बीम है, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी सब्जेक्ट की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में एक पोर्शन था आपका बीम, जो कि कवर किया था महेंद्र सर ने कवर किया था। वो वीडियोस आपके ऑलरेडी ऐप में पड़े हुए हैं, है ना। उसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इस चैप्टर को या इस लेक्चर को समझने से पहले, है ना। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा उसका जो कंक्लूजन होगा वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा, बट इस लेक्चर को अच्छे से समझने से पहले, लेक्चर को देखने से पहले आपको यूनिट नंबर 1 का बीम वाला चैप्टर जो कि सर ने करा रखा है आपको, ये अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट भी समझ में आएंगे। तो पहले टॉपिक में स्ट्रेसेस इन द बीम। अच्छा, बीम में दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होती है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है और दूसरी होती है शियर स्ट्रेसेस। तो आज हम बात करेंगे जो बीम में नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती है उनको बोलते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेसेस, राइट। बीम में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसी को बोल देते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेसेस। देखो, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, आपने क्या पढ़ा था, एसएफडी पढ़ा था, आपने पढ़ा था शियर फोर्स डायग्राम, है ना। इसका रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से। आपने पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था तो आपको बेंडिंग की समझ में आ रही है ना। बेंडिंग क्या होती है, अगर कोई बीम है ना, लेट अस से अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर कुछ लोड लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे लोड लग रहा है, तो इसकी बीम की कुछ बेंडिंग होगी, इस तरीके से बेंडिंग होगी। इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सैगिंग मूवमेंट बोलते थे, राइट। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। बीम की बेंडिंग से मतलब है, जैसे अगर आप इसको बीम मानो और इसका अगर इस तरीके से ये बेंड कर जाए, अगर कोई रॉड है ना, कोई हॉरिजॉन्टल रॉड है और वो बेंड कर जाए तो मतलब बेंडिंग है। बेंडिंग का डिक्शनरी मीनिंग समझ लो आप। बेंडिंग को आप इमेजिन करना है तो बेंडिंग का डिक्शनरी मीनिंग हमें पता ही है। और बेंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों ने बीम वाले चैप्टर में बेंडिंग को इमेजिन भी कर रखा है और बेंडिंग होती क्या है और ये भी बताया। क्या नहीं पढ़ा था आपने, बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं बीम में, ये बात हमने नहीं पढ़ी थी। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में स्ट्रेसेस इन द बीम में नंबर 1 बेंडिंग स्ट्रेसेस, नंबर 2 शियर स्ट्रेसेस, दोनों ही स्ट्रेसेस की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर इस यूनिट नंबर 3 में डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। अच्छा, मैंने अभी एक डायग्राम बनाया, डिफ्लेक्शन। अगर कोई बीम है, इसमें यूडीएल लग रहा है या पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका कुछ डिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना, है ना। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, 0.2 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन कि इस बीम में लगने वाले लोड की वजह से, या ऊपर यूडीएल लग रहा है, यूवीएल लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, इस लोड पे लगने की वजह से बीम में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये हम देखेंगे। बहुत ही मतलब लेंदी, आसान होगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रखे हैं आपको यूनिट नंबर 1 में, तो वो सब एक बार आप रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर या पूरी यूनिट ये आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप एसएफडी और बीएमडी का रिवीजन नहीं करोगे, राइट। टॉर्शन तीसरा चैप्टर है इस यूनिट में, टॉर्शन। तो टॉर्शन का मतलब ये है कि अगर सपोज कोई आपकी रॉड है या एलिमेंट है, इसको एक एंड पे मैंने फिक्स किया और एक एंड पे मैंने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग की वजह से टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो इस चैप्टर में वही हम डील करेंगे। टॉर्शन वाले चैप्टर में हम लोग निकालेंगे
टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस। तो आज की बात करें, आज की हम बात करें तो आज के चैप्टर के टुडेस टारगेट्स आर स्ट्रेसेस इन द बीम। ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन एग्जैक्टली नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड केस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। प्योर बेंडिंग थ्योरी किसे कहते हैं? हम प्योर बेंडिंग की थ्योरी में एक डेरिवेशन करेंगे और उसी डेरिवेशन को न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। उस डेरिवेशन से जो इक्वेशन आएगी उसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बीम से आप क्या समझते हो? हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल भी नई नहीं है आप लोग को, आपको मालूम है बीम होती क्या है ना। बीम तो आपको मालूम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हुज वन डायमेंशन इज लार्ज एज कंपेयर टू द अदर ट्रांसफर डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का मतलब ये हो गया, अगर कोई बीम है, ठीक है, लेट अस से दिस इज बीम, तो इस बीम की जो लेंथ है, लेट अस से इस बीम की लेंथ इतनी है, डेप्थ h है और w विड्थ है। तो w और h के रिस्पेक्ट में l का साइज बहुत ज्यादा है, l का साइज बहुत ज्यादा है। तो अगर इस तरीके का कोई मेंबर है तो उसे आप बीम को बोल सकते हैं। और दूसरी बात, इस बीम पर क्या है? इस बीम पे कुछ ना कुछ लोड लगा हुआ है, उस लोड को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड, शियर लोड बोल देते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको रिलेट भी कर पा रहोगे। और बीम आप बीटेक फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बीम के बारे में रिएक्शंस निकालते हो, और साथ ही साथ बीम का आप स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में भी देख पा रहे होगे। यहाँ पर बीम आपको शो की गई है। किसी भी अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो हर जगह बीम लगी हुई है। बीम के ऊपर फ्लाईओवर आपका सपोर्ट कर रहा है, फ्लाईओवर जो है बीम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो बीम की डेफिनेशन है कि बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर whose one dimension is large as compared to the other transverse direction. It is also defined, है ना, it is also defined as the structural member which is subjected to the transverse shear load. तो कुछ वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो। ट्रांसफर shear load का मतलब है कि जो लोड उसके पर बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसी होगी? अलोंग द लेंथ ही तो होगी ना। अगर मैं इस बीम की बात करूं तो इस बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये समवेयर यहां से कहीं जाएगी, अलोंग द लेंथ होगी, अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है उसी को हम नाम दे देते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। और इस शियर लोड की वजह से या परपेंडिकुलर लोड की वजह से, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप होती है। तो आज हम शियर स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, शियर स्ट्रेस की बात में भी अगले या फिर नेक्स्ट उसके बाद तीसरे लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज हम केवल और केवल बात करेंगे प्योर बेंडिंग की, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्योर बेंडिंग की, और शियर का जो फिनोमिना होगा उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा शियर का फिनोमिना किस तरीके से होता है, ये चीज मैं आपको समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ बीम ये ऑलरेडी आपको मालूम है ना। जब आपने यूनिट नंबर 1 के वीडियोस देखे होंगे तो सर ने बताया होगा टाइप्स ऑफ बीम्स आर द कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स बीम। फिक्स बीम मतलब दोनों एंड फिक्स है, ओवरहैंगिंग बीम साइड पे सपोर्ट ना होके बीच में कहीं पर सपोर्टेड है। कैंटिलीवर बीम की बात करें, एक एंड आपका फिक्स है। सिंपली सपोर्टेड बीम इज सिंपली सपोर्टेड, दोनों एंड पे सपोर्टेड है, एक पे रोलर है और एक पे हिंज सपोर्ट है। अगर दो एंड के अलावा बीच में भी अगर सपोर्टेड है दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस बीम। अगर कैंटिलीवर बीम की बात करें, इस एंड पर फ्री एंड पे भी अगर सपोर्ट रख रहा है, फ्री एंड पे भी अगर सपोर्ट रखा हुआ है तो ये कहलाएगी आपकी शायद प्रॉप कैंटिलीवर कहलाती है, उसका नाम होता है, यहां पर इन्होंने नाम दे रखा है कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। नाउ बहुत सारी बीम होती हैं, कुछ बीम होती हैं डिटरमिनेट, ये भी आपको पता है अगर आपने वीडियो देखे होंगे। कुछ बीम होती है डिटरमिनेट बीम होती है, कुछ इनडिटरमिनेट बीम होती है। इनडिटरमिनेट बीम आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूअस बीम है, ये भैया पढ़ना बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत। अभी आप देखोगे इतने लेंथी न्यूमेरिकल होंगे जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस बीम इनडिटरमिनेट बीम है, फिक्स बीम आपकी इनडिटरमिनेट बीम है, ठीक है। और ये वाली बीम भी इनडिटरमिनेट बीम है। इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शंस
जो सपोर्ट रिएक्शन निकालते थे आप, आर ए आर बी सपोर्ट रिएक्शन निकालते थे ना, जो सपोर्ट रिएक्शंस निकालते थे उनको निकालना बहुत ही थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा अगर वो इनडिटर्मिनेट बीम है। हम अभी बात करेंगे डिटर्मिनेट बीम की, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग की बात करेंगे। और जनरली हम ज्यादातर कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड की, अगर आप एके ट्यूब पेपर की बात करो तो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर भी आपने अच्छे से कर लिया तो वहीं से आपका न्यूमेरिकल फंसने की उम्मीद रहेगी। अच्छा, बीम के वेरियस क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं, है ना, जैसे बीम आपका टी सेक्शन का भी हो सकता है, टी शेप का भी हो सकता है। कुछ नजर आ रहा है आपको? नजर तो आ ही रहा है, लेकिन कुछ रिकॉल भी हो रहा होगा आपको। हमने टी सेक्शन का सेंट्रॉइड भी निकाला था और टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला था, राइट। तो ये अलग अलग क्यों निकाल रहे थे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो इसीलिए पढ़ रहे हैं भैया, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने हैं। तो टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, है ना, इन्वर्टेड एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, आई सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी प्रॉब्लम भी मैंने आपको करा रखी है। ये आई सेक्शन हो गया, ये सी सेक्शन होगा, ये सब क्या हो गए? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। These all are the cross section of the beam। तो हमें न्यूमेरिकल में समझना है कि बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है। बीम का क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? बीम साइड से दिखने में कैसी लगती है? साइड व्यू पढ़े हो ना आप लोग, साइड व्यू, टॉप व्यू पढ़े हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड से भी आप कुछ देखते हो ना एलिमेंट को। तो बीम को अगर साइड से देख रहे हो, बीम को साइड से देख रहे हो तो बीम अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रही है तो इसका साइड व्यू रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, राइट। और बीम अगर सर्किल की शेप में दिख रही है, इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन सर्किल है, सर्कुलर बीम है। आई सेक्शन में दिख रही है तो आई सेक्शन का एरिया निकालोगे, टी सेक्शन में दिख रही है तो टी सेक्शन का एरिया निकालोगे। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, न्यूमेरिकल हम समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन आपको कराऊंगा, कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा मैं, है ना। ये हालांकि आपको पता है इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, अगर आपने एसएफडी बीएमडी पढ़ रखा है तो एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट भी आपको मालूम है। लेकिन अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम रिवीजन करने वाले हैं एसएफडी बीएमडी का, राइट। तो इसका कंसेप्ट अगर मैं समझू, अगर मैं इसका कंसेप्ट समझू, लेट अस से AB एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड है मतलब आर ए और आर बी, यहां पर आप रिएक्शन निकाल सकते हो, ए और बी पे रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। रिएक्शन निकालने के लिए आपको इनपुट क्या चाहिए? बीम की टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर, जबकि 2 मीटर की दूरी पे 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। साथ ही साथ देखो 5 + 2 कितना हो गया? 7। यहां से 7 मीटर की दूरी पे एक 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या बात, अब इसका आप एसएफडी बीएमडी तो ड्रॉ कर ही सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, सवार बच्चा कर लेगा। एसएफडी बीएमडी आप ड्रॉ कर सकते हो ना। अगर मैं कहूं आपसे कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम, तो इससे बहुत कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपने यूनिट 1 के वीडियोस में देख रखी है, सर ने आपको करा रखा है, ठीक। अब इसमें ये देखो, अगर मैं रेंडमली आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया किसी क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, ये क्रॉस सेक्शन कितनी दूरी पे है? 4 मीटर की दूरी पे है। इस क्रॉस सेक्शन पे, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन पे ही बताओ, मुझे पूरी बीम पे मत बताओ, मुझे 6 मीटर से मतलब नहीं है, 7 मीटर से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इसी क्रॉस सेक्शन पे आप बताओ कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है। बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा, इस क्रॉस सेक्शन से देखो पहले तो मुझे आर ए और आरबी ये तो निकाल लोगे ना, आर ए और आरबी रिएक्शन निकालते थे, आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 10 + 30 मतलब 40 न्यूटन। फिर आप किसी ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लोगे, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो जब आप मूवमेंट लोगे, चाहे आप ए के अबाउट मूवमेंट ले लो, चाहे बी के अबाउट मूवमेंट ले लो, यू विल गेट 17 न्यूटन एंड 23 न्यूटन वैल्यू ऑफ आर ए एंड आरबी। अब इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट
अब इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट मुझे निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स निकालना है तो देखो दो साइन कन्वेंशन होते हैं, एक तो लेफ्ट से चलते थे हम, राइट से चलते थे। याद तो करना पड़ेगा आपको, रिकॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो पॉज करो, वीडियो को रोक दो, वीडियो पॉज करो, सबसे पहले एसएफडी बीएमडी के कंसेप्ट का रिवीजन कर लो। स्टैंडर्ड केस तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, बेसिक एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल आपको आनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे मैं शियर फोर्स निकाल रहा हूं तो यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी 17 ऊपर की ओर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो 17 ऊपर की ओर और 10 नीचे की ओर, तो 17 में से 10 गया 7 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर मैं राइट से देखूंगा, राइट से 23 ऊपर की ओर जा रहा है और 30 नीचे की ओर जा रहा है, 23 माइनस 30, 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 माइनस 7, यहां पर कितना आ रहा है -7। ठीक है, समझते चलना है, ये +7 आ रहा था और एक में -7 आ रहा है। अब यहां पर देखो, इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे एक तो शियर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है 7 किलो न्यूटन और एक शियर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है 7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन पे मैं निकालना चाह रहा हूं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करूं भाई, 17 कितनी दूरी पे, 4 मीटर पे, 70 इंटू 4, 70 इंटू 4 क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, माइनस देखो 10 इंटू ये कितना है 2 मीटर, माइनस 10 इंटू 2 तो 17 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2 को अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 48 और 48 आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या मूवमेंट जनरेट कर रहा है भाई, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी लोड है ये मिलके इस क्रॉस सेक्शन पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। ठीक, अब इसी तरीके से मैं राइट हैंड सेक्शन से निकाल सकता हूं। राइट हैंड सेक्शन में देखो 23 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 मीटर, 23 इंटू 6 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है मैंने माइनस में ले लिया, माइनस का 23 इंटू 6 प्लस, अब 30 किलो न्यूटन को देखो कितनी दूरी पे है, 30 किलो न्यूटन कितनी दूरी, ये 3 है तो 3 और 3 6 में से 3 गया 3, 30 इंटू 3 प्लस का, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर, माइनस का 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन के राइट पे जो लोड है इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इस पे एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और लेफ्ट के जो लोड है ये एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है जिसकी वैल्यू है सेम है। देखो कैसे भी करके आप करोगे क्योंकि एसएफडी बीएमडी डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा चाहे आप लेफ्ट से क्रॉस सेक्शन लो चाहे राइट से क्रॉस सेक्शन लो, आपका आंसर डिफर नहीं करता है। अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहा हो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो यहां पर लेफ्ट से लो या राइट से, तो लेफ्ट से ले रहा हो तो इस क्रॉस सेक्शन पे 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर का लोड लग रहा है, मोमेंट जनरेट हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और जब मैंने शियर फोर्स कैलकुलेट किया तो ऊपर की ओर जा रहा है 7 किलो न्यूटन और नीचे की ओर जा रहा है ये 7 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैंने निकाली, बस पूरी कहानी यही है। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बेंडिंग मोमेंट निकालने में, जब मैं शियर स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ बीम में तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा शियर फोर्स निकालने में। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर इस क्रॉस सेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो 7 किलो न्यूटन का लोड है, ये जो 7 किलो न्यूटन का ऊपर लग रहा है और 7 किलो न्यूटन का नीचे लोड लग रहा है, बहुत ही खतरनाक है। ये क्या करेगा, इस बीम को ऐसे शेयर करने की कोशिश करेगा, इस बीम को ऐसे शेयर करने की कोशिश करेगा, जैसे कैंची की तरह काट देगा इसे बीम को। शियर फोर्स 7 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, इस बीम को ऐसे शेयर करने की कोशिश कर रहा है। देखो फील करो आप, इसे ऐसा शेयर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप कैंची से काट दो इस बीम को इस तरीके से, इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, शेयरिंग कर रहा है इस बीम की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लग रहा है क्लॉकवाइज और ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर रहा है, बीम को बेंड कर रहा है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या कर रहा है, बीम को बेंड कर रहा है। चाहे बीम में शेयरिंग पैदा हो रही हो चाहे बीम में बेंडिंग पैदा हो रही हो, भाई साहब वो बीम तो टूट जाएगी। क्या करेगा इंजीनियर, इस बात को समझो आप।
है ना। तो हम क्यों ये बीम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ब्रिजेस में, किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी मशीन मेंबर में अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसा बीम यूज कर रहा हूं तो इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो एलिमेंट फेल ना करे, इसलिए हम इस चीज की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे बहुत जरूरी है कि क्रॉस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ना। अगर इतना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इसकी वजह से बीम में बेंडिंग होगी, और भैया बीम में अगर बेंडिंग स्टार्ट हो गई तो कभी ना कभी जाके तो टूट जाएगी ना बीम, तो मुझे बेंडिंग होने नहीं देनी है। अभी मैंने क्या करा, मैंने 4 मीटर पे निकाला, ध्यान से समझना, अभी मैंने निकाला 4 मीटर पे। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहां पर होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे निकालो आप। सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहानी कहां होगी, जहां पर शियर फोर्स की मैक्सिमम हो रहा होगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा होगा। जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही होंगी, उस जगह से बीम की बेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मुझे हर जगह जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था आपको कि अगर कोई प्लेन है ना, ये एंगल थीटा पे, तो हर जगह मुझे सिग्मा एन और टाउ निकालने की जरूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी निकालू, 31 डिग्री पे भी निकालू। ठीक उसी तरीके से यहां एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट भी यही होता है। मुझे हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे बार बार आधा आधा मीटर की दूरी पे हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज करते हुए, मैंने एक कॉमन सा डायग्राम बना दिया, है ना। एक कॉमन सा डायग्राम बना दिया, तो वो डायग्राम यहां पर शो है, वो डायग्राम यहां पर बना हुआ है। देखो ये इस तरीके से आएगा शियर फोर्स डायग्राम, ये आप बना लेना, है ना। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एसएफडी बीएमडी आप ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, तो आप इसका अपने आप से एसएफडी बनाने की कोशिश करना। तो हमने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। तो बेंडिंग मोमेंट देखा मैंने, पॉइंट नंबर सी पे कितना आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है, 69 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रही है। तो भैया दुनिया हमें मतलब बाकी किसी सेक्शन से मतलब नहीं है, बाकी किसी सेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे केवल ये पॉइंट नंबर सी से मतलब है कि इस पॉइंट नंबर सी में अगर इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, मैंने अपना बीम इस पॉइंट के हिसाब से डिजाइन कर दिया, तो बीम ऑटोमेटिकली मेरा पूरा उसमें सेफ हो गया। अगर मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से अपनी बीम का डिजाइन किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी क्रॉस सेक्शन पे भी बीम बेंड नहीं करेगी या बीम मेरी सेफ रहेगी। इसी तरीके से देखो शियर फोर्स जनरली एजेस पे ज्यादा आता है, तो शियर फोर्स अगर यहां पर 17 मैक्सिमम आ रहा है, तो मैं 17 के हिसाब से बीम का डिजाइन कर दूंगा। इसका मतलब शियर स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही होंगी वो बीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब ऐसे कहना चाहिए कि मैं शियर फोर्स के हिसाब से शियर स्ट्रेसेस बीम में परमिसिबल ही जनरेट हो, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। तो आज के चैप्टर पे, आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो शियर फोर्स की बात नहीं करूंगा मैं। किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बीम की बात करेंगे तो मैं आज के लेक्चर में शियर फोर्स की बात नहीं करूंगा, मे बी मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा शियर फोर्स की। आज के लेक्चर में मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एसएफडी बीएमडी के स्टैंडर्ड केस और साथ ही साथ बेसिक न्यूमेरिकल, जो एसएफडी बीएमडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बेसिक न्यूमेरिकल आपको आते हैं तभी आप इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए फॉर द गिवन प्रॉब्लम ऑफ द बीम। ठीक है, तो जो बात मैंने समझाई वो यहां पर लिख दी। देखो 7 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, शियर फोर्स इज ट्राइंग टू शियर द बीम, मतलब इसको ऐसे दो टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, शियर करने की कोशिश कर रहा है। और जबकि 48 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है, बेंडिंग इस ये बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे बीम का नेचर कैसा होगा, ये बेंड होने की टेंडेंसी रखेगा, बीम बेंड होने की टेंडेंसी रखेगा। बस इतना ही समझना है अभी तक के लेक्चर में, बस आपको इतना ही समझना है। नाउ अगर बात करें अब बात करें, देखो ये केसेस मैंने वही स्क्रीनशॉट ले लिया है। पहला केस हम पढ़ते हैं, एसएफडी बीएमडी बनाओ कैंटिलीवर बीम के लिए, जो कि सब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जल्दी से मैं आपको
फार्मूले नोट करा देता हूँ। फार्मूले से मतलब है, हमें स्टैंडर्ड केस के फार्मूले से मतलब है। ये एसएफडी बीएमडी तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सर ने करा रखा है आपको, ठीक है। तो ये जो फिक्स बीम है, फिक्स बीम के एंड पे अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है और इसकी लेंथ कितनी एल, ठीक है, तो आप जब शियर फोर्स डायग्राम बनाते थे तो शियर फोर्स कितना आता था, प्लस डब्ल्यू आता था। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना आता था, डब्ल्यू इंटू एल। देखो मैग्नीट्यूड अगर छोड़ दो आप प्लस माइनस, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती थी, डब्ल्यू इंटू एल। नोट कर लो आप इसे कहीं आप कॉपी पे नोट कर लो। केस नंबर 1, व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज W इंटू एल। इसको नोट कर लो आप, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज W इंटू एल एंड मैक्सिमम शियर फोर्स इज W, ठीक है। सेकेंड केस एसएफडी बीएमडी, अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल, कैंटिलीवर बीम की लेंथ कितनी है L, ठीक है। तो जब आप इसमें देखोगे, यहां पर शियर फोर्स डायग्राम में देखोगे तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, W इंटू एल। नोट कर लो आप, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, W इंटू एल। और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, W एल स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों चीजें नोट कर लो, शियर फोर्स इज इक्वल टू W into L, while the bending moment is equal to W L square। इसको माइनस साइन अभी इग्नोर कर दो, बस आप इसका मैग्नीट्यूड नोट कर लो, W L square by 2। नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू यूबीएल समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहां पर आप लोड देखते हो कि ये ट्रायंगल की शेप में आता है, तो दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो अगेन मैं एसएफडी बीएमडी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस आप इसके आंसर नोट कर लो। मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आ रही है WL/2, ये आ रही है शियर फोर्स की वैल्यू WL/2, जबकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, WL²/6। अगर कोई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होगा जिसमें ये स्टैंडर्ड केस दे रखा होगा, तो सीधा हम ये फार्मूला लगा देंगे। बस ये फार्मूला आप नोट कर लो, सीधा फार्मूला लगा देंगे, WL²/6 और WL/2 शियर फोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मुझे स्क्रीन, जब पीडीएफ फाइल मुझे मिली नहीं तो मैंने अपने किताब से ये स्क्रीनशॉट लगा दिया। केस नंबर 4 है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विच इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एट द मिडिल। तो मैं जो केस करा रहा हूं आपको मिडिल वाला करा रहा हूं। अगर ये W की वैल्यू इधर कहीं लग रही होती तो उस केस में आप बेटर ये रहेगा, फार्मूला याद ना करके आप उस समय हैंड टू हैंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बना दो, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो ये मिडिल वाला, अगर किसी क्वेश्चन में W फोर्स अगर बीच में लग रहा है तब तो सीधा फार्मूला लगा दो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू लोड W एट द मिडल, और इसकी लेंथ कितनी है L, स्मॉल l से दे रखी है क्या, चलो स्मॉल l मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला केस आपने कर रखा होगा, उम्मीद करता हूं ये वाला केस कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो करके देख लेना, बहुत ही आसान सा है। तो जब आप इसको लगाओगे, ये शियर फोर्स डायग्राम आ रहा है, शियर फोर्स डायग्राम आ रहा है, एंड दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है W/2, और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, बेंडिंग मोमेंट की ये तो न्यूमेरिकल कर रखे हैं आपने, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 होता है, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, WL/4। इसको याद रख लो, ये फॉर्मूला आप याद रखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द मिड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सॉरी एट द मिड ऑफ द बीम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर एंड द फार्मूला फॉर द, ये आ जाएगा जब आप एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा, एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL/4। तो दिस WL/4 इज ओनली फॉर द मिडिल सेक्शन। अगर लोड आपका W मिडिल पे लग रहा है, अगर लोड आपका मिडिल पे नहीं लगेगा तब कोई फार्मूला मत याद रखो, है ना। उस केस में क्या करो आप, उस केस में आप सीधा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये मैंने दे रखा है कि बेंडिंग मोमेंट कब होगा, बिल्कुल मिडिल पे होगा, x इज इक्वल टू L/2 फ्रॉम द
left hand. Next case is simply supported beam subjected to the uniformly distributed load. Uniformly distributed load और simply supported beam का मतलब ये है कि दो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन लग रही है साइड में. This shows a simply supported beam and length is L. तो बस इसका भी फार्मूला याद करो. जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आएगी 0.5 W इंटू एल, और 0.5 को मैं 1/2 भी दे सकता हूं. तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आएगी WL/2. ये आप कॉपी पे लिखते चले जाओ, है ना. और क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, ये देखो यहां पर बीच में क्या आ रहा है, एट द पॉइंट नंबर सी, यानी एट L/2 लोकेशन इज एट L/2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, जिस पर शियर फोर्स की वैल्यू हो रही है 0, और जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो. सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसमें यूडीएल लग रहा है तो मिडिल पे, अच्छा ये सब आपको पता है, ये कर्व ऐसे क्यों आ रहा है ना, ये पैराबोलिक क्या हो रहा है, ये सब बता रखा है आप लोगों को ऑलरेडी. आई होप ये बात आप अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो जाके आप लेक्चर वीडियोस लेक्चर देख लेना. अब स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेशन बेंडिंग का. बेंडिंग का सिंपल सा डेरिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है. नाउ बेंडिंग इज, अब यहां पर आप देख पा रहे हो बेंडिंग नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है. तो थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होगे, यहां पर मैंने सैगिंग मूवमेंट लिखा है. सैगिंग मूवमेंट इस तरीके से होता है, ये सैगिंग मूवमेंट हो गया. और हॉगिंग मूवमेंट कैसे होता है, ये हॉगिंग मूवमेंट होता है, ठीक है. यहां इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, ऐसे याद रखो, जितनी भी सिंपली सपोर्टेड बीम होती हैं, जितनी भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज एक केस ले लेते हैं हम यूडीएल का. अब आप इमेजिन करो इस यूडीएल की वजह से ये बीम ऐसे झुकेगी ना, ये बीम इस तरीके से आएगी, तो ये जो मूवमेंट होता है ये सैगिंग मूवमेंट होता है. और अगर मैं कैंटिलीवर, किसी भी कैंटिलीवर केस की बात करूं, कैंटिलीवर बीम की बात करूं, कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग का केस होता है. ये बात आपको शायद पता होगी. कैंटिलीवर बीम में आप क्या होगा, कैंटिलीवर बीम में बीम का डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, बीम की बेंडिंग इस तरीके से होगी, ठीक है. तो देखो ये कैसा है, ये कर्व कैसा आ रहा है, ये कर्व आ रहा है हॉगिंग वाला. जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में ये कर्व कैसा आ रहा है, ये कर्व आ रहा है सैगिंग वाला. तो सैगिंग मूवमेंट होता है और हॉगिंग मूवमेंट होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है. सैगिंग मूवमेंट भी होता है और हॉगिंग मूवमेंट भी होता है. अच्छा, मैंने इस अभी क्या बताया आपको वीडियोस में, अभी मैंने आपको जब कंसेप्ट बताया, इन दिस कंसेप्ट मैंने जिक्र किया किसका, शियर फोर्स का भी, और साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट का भी जिक्र किया. लेकिन मैं आपको डिराइव करा रहा हूं थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्योर बेंडिंग. तो जो 7 किलो न्यूटन का जो इफेक्ट होगा, है ना, ये जो शियर का जो इफेक्ट होगा ये नेग्लिजिबल होगा. हम मान के चलेंगे कि ये नेग्लिजिबल होगा, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि बेंडिंग होने की वजह से मेरे बीम में फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, शियर होने की वजह से इतने चांसेस नहीं है. तो जब मैं प्योर बेंडिंग की बात करूंगा, जब प्योर बेंडिंग की बात करूंगा तो ये छोटी मोटी बातें इग्नोर कर दूंगा, और जब मैं शेयर स्ट्रेसेस की बात करूंगा तब इग्नोर नहीं करूंगा. तो आज मैं बात कर रहा हूं प्योर बेंडिंग की. तो प्योर, हमें पता है कि अगर बीम में ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, बीम में के ऊपर अगर पॉइंट लोड और यूडीएल लग रहा है, तो बीम में शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी, है ना. शियर स्ट्रेसेस आज का टॉपिक नहीं है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में. शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है शियर फोर्स की वजह से, और बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है बेंडिंग मोमेंट की वजह से. तो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग कहती है, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग कहती है कि भाई साहब शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, हमें मतलब नहीं है, हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं. शियर फोर्स डेवलप हो रहे हैं, उस इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे. दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. क्या लिखा हुआ है, बेंडिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द शियर. बिल्कुल करेक्ट बात है. शियर के बिना शियर भी होती है और बेंडिंग भी होती है, तो दोनों चीजें साथ में होती हैं, दोनों चीजें साथ में चलती हैं. वो अलग बात है, जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है. हाउएवर फॉर द सिंप्लिसिटी, यहां हम डेरिवेशन करने के बाद से, डेरिवेशन करने के लिए भाई मैथमेटिक्स में थोड़ी जब ट्रिक लगाएंगे तो ये सब बातें हमें थोड़ा एजम्पशन लेना पड़ेगा. फॉर द सिंप्लिसिटी वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ शियर एंड कंसीडर मोमेंट अलोन टू फाइंड द स्ट्रेसेस ड्यू टू द बेंडिंग.
केवल और केवल हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, शेयर फोर्स की बात आज नहीं करेंगे। सच थ्योरी विच डील विद द फाइंडिंग द स्ट्रेसेस एट द सेक्शन ड्यू टू द प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड सिंपल बेंडिंग थ्योरी। ऐसी थ्योरी जिसमें हम शेयर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज प्योर बेंडिंग थ्योरी, प्योर बेंडिंग थ्योरी। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे एक बात, आप यहां पर यहीं पर इमेजिन करो, जो सैगिंग मूवमेंट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस बीम की बात करूं, इस बीम को मैं कई सारी लेयर में डिवाइड कर सकता हूं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। स्टार्टिंग में कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग में ये बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसकी कुछ न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर 1, 2, 3 और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे 1, 2, 3 बहुत सारी लेयर है ना। आप छोटी छोटी लेयर में डिवाइड कर दो इसे, आप इसे मान के चलो 50 लेयर नीचे और 50 लेयर ऊपर है। थोड़ा सा इमेजिन करो, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा ये, आप इस तरीके से इमेजिन करो। बीम जो कि अभी बेंडिंग कंडीशन में नहीं है, उसमें अभी बेंडिंग हुई नहीं है, सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट है बीम, उसकी एक न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर 50 फाइबर है, 50 लेयर है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। जब बेंडिंग होगी तो बेंडिंग में दो केस हैं, बेंडिंग में दो केस हैं, या तो भाई सैगिंग होगी या हॉगिंग होगी, इन्हीं दोनों में से एक तरीके की बेंडिंग होगी। अगर सैगिंग हो रही है, अगर सैगिंग हो रही है तो ऊपर वाले, पहले नीचे वाले देख लेते हैं। अगर मैं नीचे वाली लेयर की बात करूं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3, बताओ इनमें टेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, जरा सोच के बताओ, टेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, इसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है या कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसानी से आपको तुरंत देखते ही समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं इसको ले लेता हूं, लेट अस से ये ए भी एक लेयर है, न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर ये ए भी एक लेयर है तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से लेयर नीचे वाली लेयर की बात करूं तो इन सभी 50 लेयर में इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ हो रहा है। जब इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ हो रहा है, इसका मतलब नीचे की लेयर में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होनी है। और अगर ऊपर की 50 लेयर की बात करूं, है ना, इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर की लेयर की लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है। जब लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, बस इतनी सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, अगर मैं सैगिंग मोमेंट की बात करूं तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली लेयर में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक उसी तरीके से उल्टा हो जाएगा हॉगिंग की केस में। हॉगिंग की केस में ऊपर वाली लेयर में आप देख रहे हो इलोंगेशन हो रहा है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली लेयर में इलोंगेशन की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और नीचे वाली लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ये समझो आप, बस मैं इसको आप कहीं आप कॉपी पे नोट कर लेना, कहीं नोट्स में मैंने नहीं रखा है। आपको स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन पता था, मैंने आपको स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन बताया। स्ट्रेस इज क्लासिफाइड इन नॉर्मल और शियर, है ना। नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दो ही कैटेगरी होती थी ना, और नॉर्मल के अंदर हमने पढ़ रखी थी, नॉर्मल के अंदर में हमने टेंसाइल भी पढ़ी थी, कंप्रेसिव भी पढ़ी थी, वॉल्यूमेट्रिक भी पढ़ी थी, है ना। स्ट्रेसेस दो ही तरीके की होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बेंडिंग स्ट्रेस का तो जिक्र ही नहीं किया था उस समय, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेस की बात करी थी तो बेंडिंग स्ट्रेस का तो जिक्र ही नहीं किया था। भाई दुनिया में जितनी भी तरीके की स्ट्रेसेस हैं, या तो नॉर्मल है या शियर है, जितनी भी तरीके की किसी भी मेंबर पे, किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी भी तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, या तो नॉर्मल डेवलप हो रही है या शियर डेवलप हो रही है, बस हमें इमेजिन करना है। अब यहां पर आप तुरंत समझ गए होगे, आप इशारा मेरा समझ गए होगे, जो मैंने टेंसाइल और कंप्रेसिव की कहानी बताई, इसका मतलब ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है ना, बेंडिंग स्ट्रेसेस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नथिंग बट इट इज दीज आर द टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव,
तो यहां पर आप देख रहे हो आधे फाइबर में टेंशन है और आधे फाइबर में कंप्रेशन में। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, क्योंकि यहां पर हम लेयर बाय लेयर टेंशन और कंप्रेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। पढ़ लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। फाइबर एट द बॉटम गेट स्ट्रेच। अगर मैं सैगिंग मूवमेंट की बात करूं तो नीचे के फाइबर स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब उसमें खिंचाव हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें टेंशन हो रहा है, और ऊपर के फाइबर में कंप्रेस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें कंप्रेशन हो रहा है। इसका उल्टा बिल्कुल हॉगिंग मूवमेंट में हो रहा है। बॉटम के फाइबर कंप्रेस हो जा रहे हैं, इसका मतलब वो कंप्रेशन में। अब दूसरे ऊपर वाले फाइबर स्ट्रेच हो जा रहे हैं, उसमें खिंचाव हो रहा है, इसका मतलब वो टेंशन में, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक है, दिस शो द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन वन पोर्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप इन द अदर पोर्शन। यानी कभी भी किसी भी बीम में अगर बेंडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये बेंडिंग कुछ नहीं है भाई, टेंशन और कंप्रेशन का ही कॉम्बिनेशन है। अलग से कोई जादुई या वैसा नहीं आ रही है, अलग से कोई हमें नहीं पढ़ना है लिटरेचर। तो ये टेंशन और कंप्रेशन का ही कॉम्बिनेशन है बेंडिंग। इन बिटवीन द टू पोर्शन देयर इज अ लेयर वेयर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो। इसको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस में हमेशा स्ट्रेसेस जीरो होती है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होती है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी आप धीरे धीरे डेरिवेशन में भी ये सारी बातें समझ जाओगे। तो अब डेरिवेशन करने से पहले मुझे एजम्पशन लेने पड़ेंगे। डेरिवेशन में मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेशन करूंगा बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग किसी पर्टिकुलर लेयर की बात करूंगा। अगर मैं जीएच लेयर, इस जीएच लेयर में कितनी बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, ये मैं निकालना चाह रहा हूं। तो इसको निकालने से पहले कुछ एजम्पशन है, ये एजम्पशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर डेरिवेशन आ रहा है एग्जाम में तो ये एजम्पशन आपको लिखने पड़ेंगे। द मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस, यानी बीम का मटेरियल एक ही मटेरियल है, दो तीन तरीके के से मिलकर नहीं बनी हुई है, होमोजीनियस है और सभी दिशाओं में, है ना। ये सब आपने मटेरियल साइंस में पढ़ रखा होगा। बीम का जो मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक है और होमोजीनियस है। इसका मतलब इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम है। द बीम मटेरियल इज स्ट्रेच विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड ओबेज द हुक्स लॉ। ठीक है, तो बीम को जो हमने स्ट्रेस किया है वो इलास्टिक लिमिट तक किया है, और हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये जो हुक्स लॉ है इस बीम के लिए भी वैलिड है, ये बात ध्यान में रखो। ये जो हुक्स लॉ है, ये हम इस बात को हम डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। जो हुक्स लॉ हम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए लगाते थे, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए लगाते थे, वो हुक्स लॉ यहाँ पर बीम के लिए भी वैलिड है। द ट्रांसफर सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर द बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब ये है, देखो ट्रांसफर सेक्शन ये कह रहा है, इसमें ट्रांसफर सेक्शन आपको नजर आ रहा है एसी, और ये ट्रांसफर सेक्शन नजर आ रहा है बीडी, और यहां पर क्या नजर आ रहा है, ए डैश सी डैश, और ये नजर आ रहा है आपको बी डैश डी डैश। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है दैट ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब है आगे की डायग्राम में आप देख लेना, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यानी ट्रांसफर सेक्शन पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहा है। अगर पड़ता भी होगा तो पड़ता होगा, हमने अपने assumption में माना है कि ट्रांसफर सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए बी था और क्या था, सी डी, ए बी और नहीं सॉरी ए बी नहीं था, ये ए सी था और बी डी था, ए सी और बी डी। ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश एंड बी डी इज इक्वल टू बी डैश डी डैश। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यूज करेंगे। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, तो शुरुआत में बीम बिल्कुल सीधी है। ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, शुरुआत में इसमें कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रही हैं। द वैल्यू ऑफ द ई, अच्छा ई वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल आपका होमोजीनियस है। इज सेम इन द टेंशन, चाहे टेंशन में हो कंप्रेशन हो, ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द बीम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज, ये कह रहे हैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बन रहा है, जब जैसे बीम में बेंडिंग हो रही है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, बीम में जैसे ही बेंडिंग हो रही है तो आप देख पा रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आ जा रहा है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर
इसके कंपैरिजन में, है ना, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द बीम। और डेप्थ ऑफ द बीम कितनी है, दिस इज डेप्थ ऑफ द बीम, दिस इज डेप्थ ऑफ द बीम। इस डेप्थ ऑफ द बीम के कंपैरिजन में रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने आप देख पा रहे हो दो डायग्राम दे रखे हैं, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर बेंडिंग में कई सारे पॉइंट्स यहां पर मैंने ले रखे हैं, आप समझो। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट क्या है, अपर लेयर, है ना, ये पॉइंट बिफोर बेंडिंग है, ये आफ्टर बेंडिंग है। ऊपर वाला पॉइंट है ए बी, ये अपर लेयर शो कर रहा है, ये लोअर लेयर शो कर रहा है। ए बी इज द टॉप लेयर एंड सी डी इज द लोअर लेयर, और ई एफ बीचों बीच में है बिल्कुल। इसका मतलब ई एफ क्या है, न्यूट्रल लेयर है। न्यूट्रल लेयर मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल लेयर से ही होकर पास हो रही है। यहां पर मैंने एक रैंडम लेयर ले ली है, लेट अस से लेयर नंबर 25। नीचे अगर 50 लेयर है तो मैंने कोई लेयर नंबर 20 ले ली, या लेयर नंबर 25 ले ली, लेयर नंबर 30 ले ली। यहां पर मैंने एक रैंडम लेयर ले ली GH। तो GH इज एनी लेयर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और इसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। जैसे ही बीम में बेंडिंग हो रही है, कौन सी बेंडिंग हो रही है यहां पर बेंडिंग मैंने दिखाई है, यहां पर बेंडिंग दिखाई है मैंने सैगिंग। तो यहां पर डेरिवेशन में हम लोग सैगिंग मोमेंट, सैगिंग टाइप की बेंडिंग को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंडिंग जैसे ही हो रही है तो इन सारे पॉइंट्स में बेंडिंग हो रही है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। देखो ए डैश बी डैश की लेंथ कम हो जा रही है, यानी ऊपर के फाइबर किसमें, कंप्रेशन में। और यहां पर आप देख पा रहे हो सी डैश डी डैश की लेंथ बढ़ जा रही है, तो नीचे के फाइबर कैसे हैं, टेंशन में। और बीच में आप देखो ई डैश और एफ डैश, तो एजम्पशन के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती है न्यूट्रल लेयर में। इसका मतलब ई एफ की वैल्यू हम कह सकते हैं, यहां पर ई एफ की वैल्यू किसके बराबर है, दिस ई एफ इज इक्वल टू ई डैश एफ डैश एज पर अवर एजम्पशन। एज पर एजम्पशन, या सबसे मैंने लास्ट में बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसमें कंप्रेशन होता है और ना ही टेंशन होता है, ना ही कंप्रेशन होता है। तो ई एफ जो कि न्यूट्रल फाइबर है, दिस इज इक्वल टू ई डैश एफ डैश। ठीक है, नाउ जी एच की अगर बात करें, अगर इस डायग्राम की बात करें तो जी एच और ई एफ ये सब बराबर ही है। इन दिस डायग्राम वी कैन से ई एफ इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू जी एच। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जी डैश एच डैश निकालना है और ई डैश एफ डैश निकालना है। ई डैश एफ डैश की वैल्यू क्या है, यहां पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं निकालना चाह रहा हूं यहां पर स्ट्रेन इन द लेयर जी एच, है ना, क्योंकि लेयर की लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ कितनी चेंज हो रही है, फाइनल लेंथ कितनी हो जा रही है, जी डैश एच डैश माइनस जी एच अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, जी एच। अगर किसी तरीके से जी डैश एच डैश पता चल जाए, क्या जी डैश और एच डैश पता चल जाएगा मुझे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर्क इज इक्वल टू, है ना, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो इस डायग्राम में आपको एंगल दिख रहा है फाई, ये एंगल फाई दिख रहा है आपको, है ना, एंगल फाई दिख रहा है। तो आर्क मुझे निकालना है, ये आर्क क्या होगी, जी डैश एच डैश। जी डैश एच डैश इज नथिंग बट द आर्क। तो यहां से जी डैश एच डैश की वैल्यू नजर आ रही है, इज इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस। अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे आप, रेडियस कितनी है, ये रेडियस दे रखी है आर। ये तो थोड़ा सा थ्योरी अपने आप लिख लेना, मतलब बहुत ही आसान सा है। अगर मैं इस सेंटर से ले रहा हूं, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस इज आर। आर क्या है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस से, आर कितनी है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है। जबकि मैंने वाई डिस्टेंस पे क्या मेजर किया है, वाई डिस्टेंस पे जीएच की वैल्यू ली है एट अ डिस्टेंस वाई। ठीक है, जीएच इज एनी लेयर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एट अ डिस्टेंस वाई। तो ये मैं यहां लिख देता हूं एट अ डिस्टेंस वाई।
एनी लेयर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एट द डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो Na मतलब नॉट एप्लीकेबल नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये GH की लोकेशन है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो G डैश H डैश क्या हो जाएगा, ये डायग्राम में देख के बताओ। R प्लस वाई, दिस इज द टोटल रेडियस, R प्लस वाई इज द टोटल रेडियस, R प्लस वाई है ना, रेडियस इनटू एंगल, एंगल कितना है 5, एंगल इज 5। तो G डैश H डैश तो आ गया, लेकिन साहब GH भी तो निकालना है हमें। अब GH भी मुझे 5 की टर्म में निकालना है, तभी मैं डेरिवेशन कर पाऊंगा। तो GH की वैल्यू, सॉरी जी हाँ राइट, GH की वैल्यू किसके बराबर है, अभी मैंने बताया GH की वैल्यू किसके बराबर है, GH की वैल्यू किसके बराबर है, EF के बराबर है ना। और EF की वैल्यू किसके बराबर है, E डैश F डैश के बराबर है। अगर मैं E डैश F डैश की बात करूं, फिर से वही फार्मूला लगा दूं, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, फिर से वही फार्मूला लगा दूं, तो E डैश F डैश डायग्राम नंबर 2 से, आफ्टर बेंडिंग वाले डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है, रेडियस इनटू 5, दिस इज आर्क इनटू 5। बस हो गया आपका डेरिवेशन खत्म। तो G डैश H डैश की वैल्यू लगा दी मैंने R प्लस वाई इंटू 5 माइनस GH की वैल्यू लगा दी, GH की वैल्यू लगाई हमने R इंटू 5 डिवाइडेड बाई GH इज नथिंग बट R इंटू 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। R प्लस साथ में करते हो चलो आप स्ट्रेन, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेन इन GH। इज इक्वल टू R प्लस वाई इंटू 5, तो इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, R इंटू 5 प्लस R इंटू वाई माइनस R इंटू 5 डिवाइडेड बाई R इंटू 5। ठीक है, R इंटू 5 से R इंटू 5 कट गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन के लिए आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। मैंने बताया हुक्स लॉ क्या फॉलो कर रहा है, ये पूरी कहानी हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेसेस आर इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज स्ट्रेन, है ना। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, या अगर मैं अभी अपने डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो दिस इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। और अगर मैं अपने डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में बोलूंगा दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बताओ जरा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, स्ट्रेन इज इक्वल टू, भाई ये सिंबल तो याद है ना, एप्सिलॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इन लेयर GH को मैं लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन E इज इक्वल टू R इंटू वाई अपॉन R इंटू 5। तो यहां से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, जो फॉर्मूला निकल के आया सिग्मा वाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसके बिना आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अधूरा है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 5। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, इस फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे, इस फॉर्म में आपको याद रखना है y इधर ले गए, E इधर ले गए, E अपॉन R। ये क्या कर दिया है मैंने, यहाँ कुछ गलती हो गई है, R से R कैसे कट गया, आई एम सॉरी, यहाँ कुछ गलती हो गई है। R प्लस वाई इंटू 5 माइनस R इंटू 5, तो R इंटू 5 इंटू वाई इंटू 5, देखो ये होता है, अगले पेज पे ले जाने की वजह से ये गलती हो गई। R प्लस वाई, R इंटू 5 प्लस वाई इंटू 5 था ये, वाई इंटू 5 माइनस R इंटू 5 डिवाइडेड बाई R इंटू 5। ठीक है,
तो ये आ गया r इंटू फाइव, ये कैंसिल हो गया, r इंटू फाइव कैंसिल हो गया, r इंटू फाइव ये कैंसिल हो गया, दिस इज सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू वाई इंटू फाइव, वाई इंटू फाइव अपॉन r इंटू फाइव। ठीक है, तो यहां से फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, y को मैं इधर ले गया, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई वाई आर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि आपको याद रखना है। इन दिस एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं, सिग्मा इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेस, y इज द लोकेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जिस पॉइंट पे हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालनी है तो y इज द लोकेशन, E इज द यंग मॉडुलस, एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, ये डायग्राम हमें यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेट अस से दिस इक्वेशन इज नंबर वन। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया नंबर वन। अब y क्या क्या रोल है ये आप अच्छे से समझो, यही समझना है हमें y है क्या। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझो आप, यहां पर अगर कोई बीम का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है, न्यूट्रल एक्सिस ऐसे जा रही है, तो यहां पर एक वेरिएशन हम निकालते हैं, देखो इस तरीके का वेरिएशन निकाल रहे हैं, तो ये वेरिएशन हमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल चलो यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी डेप्थ कितनी है, अगर मैं कह रहा हूं ये बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, बीम का क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन अगर ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का ये साइड व्यू यहां पर दिखा रखा है। यहां पर मैंने क्या दिखाया, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस है, तो ये साइड व्यू मैंने दिखा रखा है, ये न्यूट्रल एक्सिस दिखा रखी है ना। तो एट द मिडिल, क्योंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है, इस मिडिल पोर्शन पे तो सिग्मा की वैल्यू 0 है, बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 है, हो सकता है यहां पर 10 मेगापास्कल हो, यहां पर 20 मेगापास्कल हो, यहां पर 40 मेगापास्कल हो, यहां पर 100 मेगापास्कल हो, यहां पर 200 और यहां पर 250, तो मैक्सिमम क्या होगा 250 मेगापास्कल, है ना। और अगर इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ कितनी है, अगर मैं मान लूं 200 mm है, 200 mm अगर इस क्रॉस सेक्शन की हाइट है, ठीक है, तो हो सकता है ये 10 मेगापास्कल आ रही हो, यहां से लेकर ये आ रही हो 10 mm पे आ रही हो, है ना, ये आ रही हो आपकी 30 mm पे आ रही हो, और ये वैल्यू आ रही होगी आपकी, हो सकता है 40 या 50 mm पे आ रही हो, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है ये तो y की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, स्मॉल y की वैल्यू है, ठीक है, ये तो वैल्यू है स्मॉल y की। कौन सी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू m बाई आई, सॉरी सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई वाई आर। तो ये y की वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ, y की वैल्यू एक बार रखो 10 mm, एक बार रखो 30 mm, एक बार रखो 50 mm, y की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, आपको सिग्मा की अलग अलग वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हो कि सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ द y, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। यहां पर आप यहां पर समझो, यहां पर मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू ई वाई आर इंटू वाई, है ना। जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो जर्नल एक्सप्रेशन हो गया, y की वैल्यू आप 10 mm रखो, सिग्मा की वैल्यू हो सकता है 20 मेगापास्कल आ जाए, y की वैल्यू आप 30 mm रखो तो सिग्मा की वैल्यू अलग हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी, है ना, मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू y शुड बी मैक्सिमम, है ना, तभी तो सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। व्हेन y इज इक्वल टू y मैक्स,
वाई मैक्स हमेशा या तो टॉप लेयर पे होगा या बॉटम लेयर पे होगा, या टॉप लेयर पे होगा या बॉटम लेयर पे होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स, तो वाई एट वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स ई बाई आर इंटू वाई मैक्स, ई बाई आर इंटू वाई मैक्स। इसको आप समझ लो। ठीक है, तो ये वेरिएशन है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि आपका सर्कुलर है, ये सर्कुलर है या ट्रायंगुलर है, या जो भी क्रॉस सेक्शन आपका बीम है उस बात पे निर्भर कर रहा है कि ये वेरिएशन किस तरीके से होगा। देखो इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहां होती है, ट्रायंगल की न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहां पर होती है, ट्रायंगल की न्यूट्रल एक्सिस यहां पर होती है। तो आप देख पा रहे हो इसका डायग्राम अलग तरीके से बन रहा है ना, यहां पर मिडिल पे ना आके यहां पर शेयर फोर्स, यहां पर सिग्मा की वैल्यू 0 यहां पर हो रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू टॉप फाइबर पे हो रही है, टॉप फाइबर पे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बॉटम देखो, टॉप फाइबर की वैल्यू अगर 300 है तो बॉटम फाइबर की 300 से कम है, आपको नजर आ रही है ना, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो टॉप फाइबर पे अगर इतनी 300 है तो बेबी ये आपकी 150 मेगापास्कल होगी। तो एंड सो ऑन। तो आप न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू रखते चले जाओ, ये ग्राफ ड्रॉ होता चला जाएगा, जिससे आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये वाली इक्वेशन जो हमने ड्राइव करी वो y के रिस्पेक्ट में बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मुझे एक और रिलेशन ड्राइव करना है, ये मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया है, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि ये दोनों ही इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करने को आते हैं, तो पहला डेरिवेशन और दूसरा दोनों ही डेरिवेशन आपको एग्जाम में करके आने हैं। तो ये मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे। इसमें देखो वही है, वही के लिए हमने एक बीम ली है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ये रैंडम क्रॉस सेक्शन है। रैंडम में रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक उसी तरीके से न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे, वही हमने किया था ना, न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे कुछ जीएच नाम का फाइबर ले रहे थे, है ना, उसी फाइबर के पास की बात कर रहे हैं, उसी फाइबर के क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। लेट अस से हमने लिया कंसीडर अ एलिमेंट एट एन एरिया डेल्टा ए, तो ये डेल्टा ए एरिया क्रॉस सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पे डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, डेल्टा ए मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, ये हमने अभी प्रूव किया। ठीक है, अच्छा बताओ स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप फोर्स लगाते हो, टेंसाइल फोर्स लगाते हो, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, यही स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो अगर आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी बीम को बेंडिंग मूवमेंट कर रहा हो या बेंडिंग कर रहा होगा किसी भी मूवमेंट, किसी भी बीम को, तो उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंट मूवमेंट डेवलप होगा, या हम कह सकते हैं नीचे वाली लेयर हो चाहे ऊपर वाली लेयर, एवरी लेयर अपने आप को बेंड होने से रोकेगी, बेंड होने से रोकेगी तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगी, या तो लेयर के, या तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बात कर लो, या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बात कर लो डेरिवेशन में। तो एवरी लेयर कुछ रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगी, और फोर्स होता क्या है, स्ट्रेसेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अगर मैं बात करूं कि जो एलिमेंट है, जो डेल्टा ए एलिमेंट लिया है, ये रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, तो रेजिस्टेंस कितना पैदा कर रही है, रेजिस्टेंस फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डेल्टा ए, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू मैंने यहां से रख दी, E इंटू आर, ई वाई आर इंटू और Y इंटू डी ए, तो Y इंटू डी ए को मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका मोमेंट, हमें रिलेशनशिप किसका निकालना है, मूवमेंट, मूवमेंट के बिना तो कहानी आई नहीं, तब से मैं कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं आपसे, बार बार कह रहा हूं बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग इक्वेशन में, बेसिक इक्वेशन में कहीं मूवमेंट का जिक्र आना चाहिए, तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, मूवमेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस फोर्स अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर इस फोर्स का मूवमेंट, जो रेजिस्टेंस फोर्स ये एरिया, एलिमेंट्री एरिया डेवलप कर रहा है, इसका मोमेंट अगर मैं निकालना चाहूंगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो क्या करूंगा मैं, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितनी है, y, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फोर्स कितना है, E बाई आर वाई इंटू डी ए, और एक बार y से मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार y से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, इस फोर्स का मोमेंट निकाल लिया। अब y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको एडजस्ट करके लिख दिया, E बाई आर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए
ठीक है। अगर मैं इस छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, अगर मैं छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं तो मोमेंट कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। वही अगर छोटे छोटे एरिया बहुत सारे हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया मैंने मान लिए, तो सबको इंटीग्रेट कर दूं, सबको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन या समेशन, एक ही बात हो गई ना। मैंने अगर समेशन कर दिया, समेशन तो ई वाई आर तो कांस्टेंट हो गया, तो समेशन वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। क्या ये टर्म आपको पहचान में आ रही है? बिल्कुल पहचान में आ रही है। जब हम डेरिवेशन करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया का दो बार अगर मोमेंट ले लिया तो वैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बन गया। तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए को मैंने आई से रिप्लेस कर दिया, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड मोमेंट। तो बाहर से जो देखो ऐसा समझो आप, एक तो अंदरूनी मामला चल रहा है, अंदरूनी मामला चल रहा है, जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री एरिया एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है ना। अगर वो 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तो बीम की जिम्मेदारी क्या बन रही है, या बीम अपने आप को रोकेगी, है ना। तो अप्लाइड मोमेंट जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बीम डेवलप कर रही है दैट शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड मोमेंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस केस में इक्विलिब्रियम की केस में आपकी बीम बची रहेगी, इक्विलिब्रियम की केस में बीम आपकी सेफ रहेगी। तो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम डेवलप कर रही है उसको मैं इक्वल कर देता हूं बाहर लगने वाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब ये है बाहर लगने वाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जो हम अप्लाइड मोमेंट की बात कर रहे हैं, और अप्लाइड मोमेंट वही है जो बार बार हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मोमेंट है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड मोमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने किसके बराबर रख दिया, अप्लाइड मोमेंट को मैंने एम से डिनोट कर दिया, ई बाई आर इंटू आई को मैंने m के बराबर रख दिया। तो m by i is equal to e by r. Let us say this is equation number 2 where m is called moment of resistance, m is called moment of रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम बेंडिंग मोमेंट भी बोल देते हैं। और बेंडिंग मोमेंट कुछ भी नहीं है, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप जो मोमेंट निकाल रहे हो उसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ अलग से मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, m by i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, अगर कोई सर्किल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर। अगर कोई रेक्टेंगल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, 1/12 इंटू बी डी क्यूब। तो आई भी पता चल गया, एम कैसे पता चलेगा, मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एम के लिए। ठीक है, ई तो पता ही है, ई इज अ कांस्टेंट, एंड आर भी पता है मुझे। तो आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आरएचएस साइड में ई बाई आर आ रहा है ना, आरएचएस साइड में ई बाई आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में ई बाई आर आ रहा है। तो आरएचएस और ये एलएचएस, और इसका आरएचएस और एलएचएस दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेट कर दूं, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो एक नई इक्वेशन मिल जाएगी मुझे। मतलब तीनों एलएचएस, इसके एलएचएस को इसके एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट कर दिया, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये इक्वेशन जब तक इंजीनियर बने रहोगे, जब तक अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर मानोगे, जब तक ये बेंडिंग इक्वेशन आपको याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये इक्वेशन अब जैसा भी न्यूमेरिकल दे रखा है, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में ये केवल ये वाला पोर्शन लग रहा हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई बाई आर वाला पोर्शन लग रहा हो। सबसे ज्यादा यूज होगा आपका सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। तो एक बार ये सेक्शन मॉडुलस का कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। मैंने बताया कि y की वैल्यू जब y मैक्सिमम है, यानी टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से या तो ऊपर या नीचे, देन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। परमिसिबल का मतलब मैक्सिमम ही हो गया कि आप मैक्सिमम कितनी उसमें चाहोगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो। ठीक है, तो सिग्मा पी आर मतलब परमिसिबल की बात कर रहे हैं, परमिसिबल कितना होगा, मैक्सिमम ही होगा।
मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट परमिसिबल, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा परमिसिबल से आप कंफ्यूज मत करो, एट वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो अगर वाई मैक्स और सिग्मा परमिसिबल मैंने लिख दिया तो एम की वैल्यू हो गई आई अपॉन आई मैक्स, सॉरी आई अपॉन वाई मैक्स। ठीक है, इसको एक टर्म सिग्मा परमिसिबल इधर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे इधर एडजस्ट कर दिया, तो ये जो टर्म होती है आई अपॉन वाई जेड, दिस इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। तो इस टर्म को ही बोल देते हैं सेक्शन मॉडुलस। हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स, इसका जो रेशियो कहलाता है सेक्शन मॉडुलस कहलाता है, क्योंकि आई और वाई मैक्स दोनों सेक्शन की प्रॉपर्टी होती हैं, क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जेड भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी से क्या आपको जानने को मिल रहा है या क्या फायदा हो रहा है, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन का, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उतनी मजबूत बीम होगी, उतना ज्यादा वो लोड बियर कर सकेगी। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल शेप इज सिग्निफिकेंट इन डिजाइनिंग ऑफ द बीम। इट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। अ बीम दैट हैज अ लार्जर, देखो जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा वो दूसरी बीम के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेबल होगा लोड को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी बीम के कंपैरिजन में ज्यादा। एक दो एग्जांपल देख के फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं तो मुझे पता है 1 रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसके विड्थ कितनी है b और डेप्थ कितनी है d। ठीक है, तो y मैक्स की वैल्यू कितनी है, y मैक्स की, देखो y मैक्स की वैल्यू तो टॉप फाइबर तक लेंगे ना y मैक्स। और अगर मैं किसी दूसरे सेक्शन पे ले रहा हूं तो हो सकता है ये y की वैल्यू dy4 है, तो यहां भी मैं बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे सब पे नहीं निकालना है, मुझे तो y इज इक्वल टू y मैक्स लेना है, क्योंकि मैं सेक्शन मॉडुलस की बात कर रहा हूं। तो y मैक्स इज इक्वल टू dy2। तो इस इक्वेशन में i अपॉन y मैक्स कितना हो जाएगा, 1/12 bd क्यूब अपॉन d/2। सेक्शन मॉडुलस for the rectangular section section modulus is equal to 1/6 bd square। तो ये दो नंबर में ये बातें पूछी जा सकती हैं। चाहे तो आप सेक्शन मॉडुलस के हिसाब से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चाहे आप सीधे सिग्मा y इज इक्वल टू m/i लगा दो, दोनों ही एक बात है। किसी किताब में सेक्शन मॉडुलस पहले निकाल के फिर न्यूमेरिकल में लगा देते हैं। ठीक है, तो बस आप ये दो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को देखो। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करो, सर्कुलर में π/64 d की पावर 4, d इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को y मैक्स कितना हो जाएगा, देखो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की दूरी y मैक्स कितना है, d/2 रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये आ जाएगा πd³ अपॉन 32। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस इन केस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अ सर्कुलर पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 70 mm and thickness is 8 mm is used as a simply supported beam over an effective span of 2.5। देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैं छोटी सी बना लेता हूं। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर। तो इसको साइड में अगर मैं बनाऊं सर्कुलर, ठीक है, अब ये मत सोचना कि इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऐसे समझो इस बीम का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका आउटर डायमीटर कितना दे रखा है, 70 mm। इसका आउटर डायमीटर दे रखा है 70 mm। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 70 mm। एंड थिकनेस ऑफ दिस, अगर मैं साइड से देख रहा हूं तो थिकनेस कितनी है, 8 mm। 8 mm थिकनेस है, तो दिस वन इज 8 mm, ये 8 mm हो गई और ये भी 8 mm हो गई। अगर मैं कहूं इंटरनल, देखो आउटर डायमीटर कितना हो गया, 70 mm। देखो बीम का क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, बीम का क्रॉस सेक्शन मतलब बीम को अगर मैं साइड से व्यू कर रहा हूं, साइड से अगर व्यू कर रहा हूं तो मुझे दो सर्किल दिखाई दे रहे हैं। सर्कुलर मतलब ये बीम किस तरीके से है, बीम इस तरीके से है, ये बीम है आपकी।
है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप की बीम है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप की बीम है। तो इस बीम को मैंने पहले बना दिया, इस बीम का टॉप व्यू बना दिया और साइड व्यू बना दिया। हालांकि ये टॉप व्यू साइड व्यू को मैच नहीं कर रहे हैं, बस लमसम में समझा रहा हूं। इसकी थिकनेस कितनी है 8 mm। तो डी कितना हो गया, इंटरनल डायमीटर कितना हो गया, इंटरनल डायमीटर देखो 8 और 8 माइनस कर देंगे ना, 70 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है 70, 8 दूनी 16, 16 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 54 mm। इंटरनल डायमीटर ऑफ द बीम इज 54 mm, ठीक है। नाउ अब क्या करेगा, फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड दैट कैन बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। अच्छा, बीम का नेचर कैसा दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रही होंगी, है ना, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रही होंगी। ए और बी पॉइंट पे कुछ रिएक्शन आ रही होगी, आर ए और आर बी। लेकिन हमें यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड केस, और स्टैंडर्ड केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो व्हाट इज द स्पैन ऑफ द बीम इज 2.5 मीटर। 2.5 इज द स्पैन ऑफ द बीम। यू नीड टू कैलकुलेट द लोड डब्ल्यू, कितना लोड लगाया जाए। You need to calculate the maximum concentrated load W that can be applied to the center. Center मतलब आधा इधर आधा इधर। ये सेंटर पे लग रहा है क्या, थोड़ा और इधर कर देता हूं। सेंटर पे कितना लोड लगाया जाए, ठीक है, ताकि इसमें स्ट्रेसेस कितनी डेवलप हो, 150। 150 परमिसिबल स्ट्रेसेस है, इसका मतलब 150 से अगर ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होंगी तो बीम में फेलियर के चांसेस हैं। तो कह रहा है भैया उतना ही लोड लगाओ यार, जैसे हम कहते हैं ना लिफ्ट में उतने ही आदमी भरो कि जितना लिफ्ट झेल सके, ऐसे बीम के केस में कहते हैं भाई बीम इस मैक्सिमम लोड इतना ही लगाओ आप, है ना, आप इस कंडीशन पे बीम को लगाओ कि उससे ज्यादा लोड वहां पर ना आए, कि उसमें 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा, 150 मेगा पास्कल से ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। अब मेरे ख्याल से हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब बिल्कुल आसान से समझ में आ रहा है। अगर मैं स्टैंडर्ड केस की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको दिखाया था, है ना, इस लेक्चर के शुरुआत में स्टैंडर्ड केस दिखाए थे। तो आई थिंक दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 है व्हेन द सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एट द मिडिल, ठीक है, पॉइंट लोड एट द मिडिल। तो ये इसका फॉर्मूला बनता था WL/4, WL/4। तो W तो मुझे अननोन है और L की वैल्यू कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाई 4, WL/4। आप पीछे देख लेना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा W, देखो मुझे मैक्सिमम से ही मतलब है ना, मुझे मिनिमम से या इंटरमीडिएट टर्म से मतलब ही नहीं है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस इज WL/4 जो कि मिडिल पे आ रहा है, ठीक है। नाउ और मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, इंटरनल डायमीटर भी है और आउटर डायमीटर है। तो इसका आपको पता भी है, मैंने करा भी रखा होगा आपको, DI की पावर D0 माइनस DI की पावर 4। तो पाई बाई 64 D0 इज 70 की पावर 4 माइनस 54 की पावर 4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट I इज इक्वल टू 761195.95.33 mm की पावर 4, क्योंकि सब कुछ वैल्यू हमने mm में लगाई है, तो आंसर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में आएगा, mm में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं है, ये m की ही वैल्यू है। बेंडिंग मोमेंट मतलब हम m की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इक्वेशन लगा देते हैं, इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन लगा देते हैं। हमें पता है सिग्मा y y इज इक्वल टू m बाई आई, सिग्मा y y इज इक्वल टू m बाई आई। तो y की वैल्यू ही बता दो भाई, y की वैल्यू कितनी होगी भाई, y की वैल्यू यहाँ पर होगी D0/2 भाई, मैक्सिमम सेट न्यूट्रल एक्सिस से, देखो ये न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस बना दूं, अगर मैं यहां पर न्यूट्रल एक्सिस बनाऊं तो दिस न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम ऊपर टॉप फाइबर कितनी दूरी पे है, आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। टॉप फाइबर इज एट अ डिस्टेंस आउटर फाइबर, y इज इक्वल टू, हमेशा देखो कभी भी ये फॉलो वाला केस होगा तो हमेशा आप आउटर डायमीटर ही लोगे, D0/2। D0 इज द 70 एंड 70/2 इज इक्वल टू 35। बस ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो निकाल दो। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है, परमिसिबल सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू 150। तो ये मैं मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहा हूं।
सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू 150। अब ये वैल्यू किस में दे रखी है, आप यूनिट का ध्यान रख लेना, मैं सारी की सारी वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लगा रहा हूं। 150 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू निकाली मैंने 35, और मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कितनी है, W L/4, L कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया न्यूमरेटर। और I की वैल्यू निकाली हमने, I की वैल्यू निकाली 76119.33, तो ओनली अननोन इज देयर इज W। तो यहां से आप लोग W की वैल्यू निकाल लोगे 150 बटे 35 WL/4, ठीक है 5219.63, 5219.63 न्यूटन। तो यहां से W की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आंसर आ गया न्यूटन। और अगर आप किलो न्यूटन में लिखना चाहो तो किलो न्यूटन में लिख दो, और W इज इक्वल टू 5.219 किलो न्यूटन। तो दोनों ही आंसर सही हैं, किलो न्यूटन में लिख दो चाहे न्यूटन में लिख दो। तो सिंपल यहां पर हमने क्या किया, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, ये फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैंटिलीवर बीम इज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कैंटिलीवर बीम इज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग 80 mm एंड विथ 80 mm विथ एंड 120 mm डेप्थ। अच्छा यहां भी वैसे ही एक अगर मैं बीम बना दूं, अब मैं बीम थोड़ा स्ट्रेट ऐसे ही बना देता हूं, है ना, सिंबॉलिक बनाना है, तो एक बीम यहां पर बना दी और इसका क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, है ना, क्रॉस सेक्शन दिखा दिया मैंने, इसको इसी बीच से ही दिखा देता हूं, क्रॉस सेक्शन दिखा दिया। अब इस क्रॉस सेक्शन में आप ध्यान दो, इस क्रॉस सेक्शन में कह रहा है, अगर इसकी न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस दिखा देते हैं, तो ये हो गई न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका बीम का साइड व्यू हमें नजर आ रहा है, बीम का साइड व्यू नजर आ रहा है राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं विथ की, विथ इज 80 mm, तो ये तो दे रखी है 80 mm, और इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है 120, डेप्थ कितनी दे रखी है 120 mm। अच्छा उल्टा मत कर लेना बस, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां पर 120 ले लिया, यहां पर 80 ले लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनरली विथ पहले दे रखी होती है और डेप्थ बाद में दे रखी होती है। विथ मतलब विथ, डेप्थ मतलब ऐसे, डेप्थ मतलब इस तरीके से, और विथ जो अंदर की ओर जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन जो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इफ द कैंटिलीवर बीम, ये कैसी बीम है, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम है, इसका मतलब एक एंड पे फिक्स है। कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड ऑफ 6 किलोमीटर एट द फ्री एंड। अगर फ्री एंड पे कितना लोड लग रहा है, इस कैंटिलीवर बीम में लग रहा है 6 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ठीक है भाई, 6 किलोमीटर एट द फ्री एंड, एंड द बेंडिंग स्ट्रेसेस, सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा परमिसिबल हो जाएगा भी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड केस है। स्टैंडर्ड केस कौन सा है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। 40 मेगापास्कल, 40 मेगापास्कल मतलब 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर परमिसिबल दे रखा है, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, ठीक है। यहां निकाल देते हैं, लेंथ ऑफ द बीम दे रखी है क्या, इफ द कैंटिलीवर बीम फाइंड द स्पैन। अच्छा लेंथ ही निकालनी है हमें, निकालना क्या है, लेंथ ही निकालनी है। तो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू W इंटू एल, फॉर्मूला बताया था मैंने 6 इंटू एल, और एल हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/12 BD क्यूब, ये फॉर्मूला तो आपको याद है। यहाँ पर डेप्थ कितनी है 120, 1/12 इंटू 80 इंटू 120 का क्यूब। और अगर y की बात करें तो y मैक्स कितना होगा, दिस इज y, दिस y इज y मैक्स, y इज इक्वल टू y मैक्स, क्योंकि परमिसिबल की बात कर रहे हैं तो परमिसिबल के केस में हम y मैक्सिमम लेंगे। दिस इज y इज इक्वल टू y मैक्स इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 mm, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 mm। तो नाउ सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 40, ठीक है, और y देखो 40 मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब जितनी भी वैल्यू रखूंगा मैं mm स्क्वायर में ही रखूंगा, जो भी वैल्यू रखूंगा मैं mm स्क्वायर में रखूंगा। और ये देखो यहाँ पर 6 किलो न्यूटन है, तो ये भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ये तो आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर में, क्योंकि मैं न्यूटन में ही रखूंगा सारी वैल्यू, तो ये भी मुझे 6000 करनी पड़ेगी, 6000 L,
ये हो जाएगा न्यूटन इंटू एमएम में, सॉरी न्यूटन इंटू एमएम में हो जाएगा, ये न्यूटन इंटू एमएम में है। अच्छा न्यूटन इंटू, अगर मैं सब कुछ एमएम में लगा रहा हूं तो लेंथ मेरी एमएम में आ जाएगी, अगर मैं मीटर में लगा रहा हूं तो लेंथ एमएम, ये एल इंटू, इसको आप कंफ्यूज मत हो, मैं ऐसे लिख देता हूं 1/12 BD क्यूब, ठीक है। तो इसको W की वैल्यू अगर किलो न्यूटन में, W की वैल्यू किलो न्यूटन में और लेंथ में आंसर निकालूंगा मैं एमएम में, ठीक है। किलो न्यूटन को अगर उसमें कन्वर्ट किया 6000, तो ये तो है किलो न्यूटन इंटू एमएम, दिस इज इक्वल टू 6000 न्यूटन इंटू। तो मैं क्या लगा रहा हूं, मूवमेंट की वैल्यू लगा रहा हूं न्यूटन इंटू एमएम में, इसकी वैल्यू लगा रहा हूं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, वाई की वैल्यू भी लगा रहा हूं मैं एमएम में, 40/60 इज इक्वल टू 6000 इंटू एल डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू मैं पूरा आप सॉल्व कर लेना इसे इंडिविजुअल, 1/12 BD क्यूब इंटू 1/120 का क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40/60 6000 L, तो ये L की वैल्यू आ जाएगी 1280। अब ये जो L की वैल्यू आएगी ऑब्वियस ही बात है 1280 ये mm में आएगी, और अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहोगे तो मीटर में हो जाएगा 1.28 मीटर, मीटर में वैल्यू हो जाएगी 1.28 मीटर। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मतलब होमवर्क में समझ लो या फिर मैं समझा देता हूं आप लोगों को, मैं बस समझा देता हूं, यहां पर ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, इसको अपने आप से करने की कोशिश करना। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है जिसकी स्पैन दे रखी है 5 मीटर, मैं जल्दी से समझा देता हूं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन देख रहा है 150 इंटू 250, 150 इंटू 250। अब फिर से वही ध्यान रखना है, पहले विड्थ दे रखी है फिर बाद में हाइट दे रखी है। अगर आपने 150 यहां ले लिया और 250 यहां ले लिया तो आंसर आपका गलत आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। 1-2 क्वेश्चन आप करोगे तो इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, विड्थ या डेप्थ, पहले विड्थ दे रखी होती है, अगर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दे रखा है तो आप थंब रूल मान लो, पहले विड्थ होगी और बाद में डेप्थ होगी। तो विड्थ और डेप्थ दे रखा है यानी बीम के साइड से इसका क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल लग रहा है, यूडीएल की वैल्यू कैसे होती है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ऐसे ही तो होती है। तो यहां पर हमने मान लिया यहाँ 30 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मैं न्यूटन में ले रहा हूं सब कुछ, तो W की वैल्यू मैंने यूडीएल को मैंने मान लिया W न्यूटन पर मीटर। तो ये W मुझे निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, W की इंटेंसिटी निकालनी है। अच्छा फॉर्मूला देखो केस नंबर 5, केस नंबर 5 में मैंने बता रखा है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप देखोगे फार्मूला क्या था, WL²/8 इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। WL², L कितना है, लेंथ इज 5 मीटर, तो WL²/8, तो ये तो आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट फार्मूले से, ठीक है। तो सिग्मा परमिसिबल अपॉन बाई मैक्स, सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू दे रखी है, यहां पर सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू दे रखी है 10, सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 अपॉन बाई मैक्स की वैल्यू कितना आसान है, डेप्थ कितनी है 250, तो 250 को 2 से डिवाइड कर दो, इतनी देर से यही कर रहे हैं, 250 को 2 से डिवाइड कर दो, WL²/8 ये तो हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, और I की वैल्यू आपको पता ही है 1/12 BD क्यूब, B कितना है 150 और डेप्थ कितनी है 250 का क्यूब, तो 1/12 BD क्यूब, ये आपने I लगा दिया। बस ओनली अननोन इन दिस क्वेश्चन इज The only unknown in this question is W, तो W की वैल्यू आ गई 5, अच्छा 5000 आएगी, यहाँ पर आप कैलकुलेट करना, तो मेरे हिसाब से 5000 आनी चाहिए, कैलकुलेट कर लेना, ऐसे 5000 आएगी तो वो न्यूटन पर मीटर होगी, और उसको 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको आप निकाल लेना, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अब यूडीएल ना लगा के एक लोड P लगा रहे हैं 2 मीटर की दूरी पे, टोटल स्पैन कितना है 5 मीटर, तो 2 मीटर की दूरी पे एक लोड लगा रहा हूं मैं P,
है ना। अब इस लोड P की वैल्यू बता दो, बस इतना सा चेंज किया है, यूडीएल ना लगा के इस लोड P को निकाला है। अब ये कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है, बस यही आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपका एसएफटी बीएमडी का भी रिवीजन हो जाएगा। ये कोई स्टैंडर्ड केस है नहीं। अब स्टैंडर्ड केस नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे एसएफडी, अच्छा एसएफडी की बात नहीं करना है, एसएफडी की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए पहले मैं रिएक्शन भी निकालू, करनी पड़ेगी, भी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, है ना। रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी इजिकल टू पी, एक इक्वेशन आ जाएगी आर ए प्लस आर बी इजिकल टू पी। और अगर बी के अबाउट में मूवमेंट ले लूंगा, बी के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा तो आर ए इंटू 5 माइनस पी इंटू 3, तो आर ए की वैल्यू आ गई, है ना। आर ए की वैल्यू आ जाएगी और आर बी की वैल्यू, अच्छा केवल आर ए की वैल्यू निकाल दो तो भी काम हो जाएगा, केवल मैं अगर आर ए की वैल्यू निकाल दूं तो भी काम हो जाएगा। तभी भी बेंडिंग मोमेंट दोनों जगह, दो आर बी निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहो आर बी भी निकाल लेना, ठीक है। आर ए प्लस आर बी, यहां पर क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इजिकल टू पी। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें पी से माइनस कर देना। मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट है 2 मीटर की दूरी पे। तो ये जो आर ए आया 3p/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6p अपॉन, या तो आप क्रॉस सेक्शन जैसे निकालते हो x दूरी पे क्रॉस सेक्शन, चाहे तो आप वैसे निकाल दो। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल आया। वही इक्वेशन लगानी है, सिग्मा y इज इक्वल टू m बाई आई। सिग्मा की वैल्यू रखिए 10 और ये y तो चेंज होगा नहीं, 250 का 250 को 250 डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और आई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, 1/12 बीडी क्यूब आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पी की वैल्यू आएगी 13,020 न्यूटन, या 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 13.020 किलो न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर रहा लेकिन बहुत ही बेसिक लेक्चर रहा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब अगला लेक्चर देखने से पहले मैं बहुत ही गुजारिश करूंगा कि भाई साहब एचएफडी बीएमडी का आप एक बार रिवीजन कर लो। ज्यादा टफ रिवीजन नहीं करना है ना। मैं बस आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक डायग्राम, जैसे कोई कैंटिलीवर बीम है उस पे पॉइंट लोड और यूडीएल लग रहा है, या सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पे पॉइंट लोड या यूडीएल लग रहा है अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, तो अब आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बना सको, इस बात का रिवीजन कर लेना। तभी आपको यूनिट नंबर 3 में बहुत ही आसान रहेगा, आगे के कंसेप्ट समझने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।